नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद से यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डी एग्ज़ाम के लिए जैसा आप जानते हैं कि मैंने एक नए सीरीज की स्टार्टिंग की है और वो सीरीज है आपकी एक वीडियो में 3, 4 या 5 टॉपिक कंप्लीट करना। जैसा आप जानते हैं कि अगर कम क्वेश्चन हैं तो 3 टॉपिक, बहुत कम क्वेश्चन हैं तो 5 टॉपिक, और मेरे प्यारे भाई अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो 1-2 टॉपिक में कंप्लीट करो। तो मतलब अगर एक तरीके से कहा जाए तो एक ही वीडियो में 3-4 टॉपिक जो है कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जीके की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज से मैंने सोचा कि आपको हिंदी की भी क्लास देना स्टार्ट कर दूं। तो देखिए आपके लिए हिंदी की क्लास आज जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज मैं 4 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। पहला टॉपिक होगा आपका हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरी टॉपिक है वर्णमाला, तीसरी टॉपिक है तत्सम तद्भव और चौथी टॉपिक है पर्यायवाची। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के 33 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा वर्णमाला के 20 क्वेश्चन हैं, तत्सम तद्भव के 37 क्वेश्चन हैं और पर्यायवाची के 95 क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, सभी का ऑपरेशन करने वाला हूँ। हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो इस वजह से आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें जितने भी सवाल हैं आपके, चाहे वो यूपी पुलिस में पूछे गए हों या यूपी एसआई में या यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो भी टॉपिक आपके हैं या फिर जो भी सवाल आपके हैं या यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सवाल नंबर 1 है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, देवनागरी लिपि। उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक 2001 में सवाल पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि, डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में या फिर कहा जाए किस राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र तथा गोवा में। बी आंसर राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र तथा गोवा में। देखिए कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राज्य भाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि गोवा की इस समय प्रतिष्ठित राज्य भाषा कौन सी है, तो वो हो जाएगी कोंकणी। नेक्स्ट वाले आपके सामने यहाँ पे सवाल कह रहा है कि भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी के बाद पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। सबसे ज़्यादा कहा जाए तो हिंदी जो है ये बोली जाती है इंडिया में, लेकिन दूसरे नंबर पे कहा जाए तो ना तो तमिल, ना तेलुगु, ना मराठी, ना कन्नड़, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे बोली जाती है वो है बंगाली भाषा। तो बंगाली भाषा जो है दूसरे नंबर पर बोली जाती है, तो सवाल ही गलत है, समझिएगा। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। कहने का मतलब है पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे नंबर पे कहा जाए तो बंगला है, तीसरे नंबर पे मराठी है और चौथे नंबर पे तेलुगु है। ठीक है। अगला सवाल है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है ये 14 सितंबर 1949 को मिला। राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर, 14 सितंबर 1949 को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित ये परीक्षा पूछा गया है, मतलब उत्तर प्रदेश के उपनिरीक्षक यानी यूपीएसआई मृतक आश्रित में सवाल पूछा गया। देखिए राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राजकाज की भाषा, जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। तो ये पॉइंट जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर 1949। ठीक है। और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। कहने का मतलब है कि हिंदी जो है किस भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। तो ये हो जाएगा डी आंसर, संस्कृत की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत की। देखिए हिंदी की आदि जननी भाषा जो है ये संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है।
फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको एक बार आप ध्यान दीजिएगा। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, हिंदी का स्थान कौन सा है। पहला जो है ये है चीनी भाषा, या जिन्हें आप मंदारिन कहते हैं, ये चीनी भाषा जो है पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे कहा जाए तो आपकी हिंदी है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा दूसरा। देखिए, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि आकृति या फिर रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो ये वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। ध्यातव्य है कि पहला स्थान जो है चीनी भाषा का है। नेक्स्ट सवाल है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। सवाल नंबर 7 है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है, तो ये हो जाएगी हरियाणा। ए आंसर राइट हो जाएगा हरियाणा। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। देखिए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी के आकार का बहुला उपवर्ग की बोली है। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाता है कि जो हरियाणवी बोली है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं, जो कि पश्चिमी हिंदी की एक उपबोली है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता है। इसी वजह से या फिर इसी संबंध में कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बदले वाणी। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट्स है, ये वाला ये जो पॉइंट्स है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, लिपिबद्धता का अभाव एक व्याकरणिक अशुद्धियों के होने के कारण इनके साहित्यिक रचनाओं का अभाव होता है। अगला सवाल है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने विकसित किया, तो ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का एक मौखिक रूप है। मौखिक रूप का मतलब ये होता है कि आम बोलचाल की भाषा। तो आम बोलचाल की भाषा को ही मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे अगर पहले ऑप्शन को देखो तो निबंध, निबंध जो है ये लिखा जाता है तो लिखित हो जाएगा। परियोजना भी आपकी लिखित रूप में ही होती है। पत्र भी लिख करके ही संवाद किया जाता है। परिचर्चा जो है आपका एक मौखिक रूप हो जाएगा, तो बी आंसर राइट हो जाएगा परिचर्चा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है। कन्नौजी बोली निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो कन्नौजी बोली है यह मुख्य रूप फर्रुखाबाद में बोली जाती है। सी आंसर राइट हो जाएगा फर्रुखाबाद में। जैसा आप जानते हैं कि आधुनिक मीरा या फिर कहा जाए कि आधुनिक हिंदी की मीरा के नाम से कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है ये फर्रुखाबाद में ही हुआ था। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। नेक्स्ट, उससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा में हुआ है तथा ये आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। ये बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो अगर आपको फर्रुखाबाद ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में क्या क्या मिल सकता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको वहाँ पे ऑप्शन में इटावा मिल सकता है, हरदोई मिल सकता है, पीलीभीत मिल सकता है, शाहजहांपुर मिल सकता है। तो ये जो आपके हैं इसको भी ध्यान रखिएगा, इटावा, हरदोई, पीलीभीत या शाहजहांपुर। नेक्स्ट वाले की हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है।
हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि यहाँ पे जो ब्राचंड दिया गया है इसकी उत्पत्ति जो है सिंधी से मानी जाती है। मागधी जो है ये बिहारी हिंदी की ओर से है, और मेरे प्यारे भाई जो ब्रज है आपका ये ब्रज बोली के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट वाले की जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? अब देखिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार कहा जाए, इस ऑप्शन में जो दिया गया है इसके अनुसार कहा जाए तो ये आपका बंगाली भाषा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले स्थान पे जो है ये हिंदी अपना स्थान रखती है, यानी सबसे ज़्यादा जो है हिंदी बोली जाती है। लेकिन दूसरे स्थान पे कहा जाए तो बंगाली, तो ऑप्शन बंगाली दिया गया है तो ये राइट होगा। तीसरे स्थान पे मराठी और चौथे स्थान पे आपका तमिल हो जाए। नेक्स्ट वाले आपके सामने सवाल कह रहा है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी आंसर 14 सितंबर 1949। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 14 सितंबर 1949। अगला सवाल है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? देखिए रोमन लिपि का प्रयोग जो है ये कहा जाए तो फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन भाषा के लिए होता है। कुल्लई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है, समझिएगा। कुल्लई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्लई भाषा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू ज़िले में बोली जाती है, और इसी वजह से जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला में बोली जाने वाली भाषा है उसे कुल्लई के नाम से जाना जाता है। इस भाषा के लिए जो लिपि है वो है टांकरी लिपि, जो कि लगभग गुरुमुखी से मिलती जुलती है, ये प्रयुक्त होती है। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में भी लिखने लगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो जो कुल्लई भाषा है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में बोली जाती है, और इसके लिए जो लिपि है वो है टांकरी लिपि। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? या फिर कहा जाए कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई भाषा जो है ये कौन सी है, या फिर नई बोली कौन सी है? तो ये हो जाएगी हिंदुस्तानी भाषा। सी आंसर राइट हो जाएगा, हिंदुस्तानी भाषा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखिए बघेली जो है आपका ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है आपका ये 3 भाषाएं होती हैं। आपका नंबर 1 पे अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो ये 3 भाषाएं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और जो बघेली बोली है आपका जबलपुर में बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, समझिएगा। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली जाती है, और बघेली बोली का अन्य नाम जो है वो रिवाई भी है। तो एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाता है कि रिवाई किस भाषा को कहा जाता है, तो ये बघेली बोली को ही कहा जाता है। तो बघेली बोली का जो अन्य नाम है वो रिवाई भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मेरे प्यारे भाई आपको मैं एक बात और कह दूं कि अगर आपके पास हमारी आवाज़ थोड़ी सी क्लियरिटी के साथ नहीं जा रही है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम की शिकायत है, इस वजह से हो सकता है कि आवाज़ साफ़ ना जा रही है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छे से आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? देखिए अगर कहा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर सी और डी ये जो है आपका ये मध्य प्रदेश की बोली है। मतलब मालवी, निवाड़ी और बुंदेली जो है आपका मध्य प्रदेश की, बांगरू जो है ये हरियाणवी बोली को कहा जाता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है। तो हरियाणवी बोली को बांगरू के नाम से जाना जाता है। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, मालवी, निवाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहां की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है ये बुंदेलखंडी है। नेक्स्ट वाले की राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? राइट उत्तर हो जाएगा, राघड़ी बोली जो है आपका ये हरियाणा में ही बोली जाती है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा? देखो हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। ए आंसर राइट हो जाएगा, राजभाषा। तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए समझिएगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को
भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और धारा 343 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। तो एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। और एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत है या फिर किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा नंबर 343 के फर्स्ट के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपका, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिपि। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, लिपि। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। देखिए हाड़ौती बोली जो है राजस्थान में बोली जाती है, ए आंसर राइट हो जाएगा, राजस्थान में। समझिएगा, हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर और उदयपुर ज़िले में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली जो अन्य बोली है वो देख लीजिए, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ये जो है राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं हैं, तो मारवाड़ी, मेवाती और मालवी और जयपुरी। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, कन्नड़। कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। कर्नाटक की राजभाषा जो है कौन सी है, तो कन्नड़ ही है। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है, तो यह है कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ही आती है। उड़िया, असमिया तथा बंगला भाषा जो है इसका जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट वाले कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है ये हो जाएगी वैदिक संस्कृति, सी आंसर राइट हो जाएगा, वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट वाले की मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगी ब्रज भाषा, डी उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। देखिए समझिएगा, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रश्नगत शेष बोलियों के जो क्षेत्र हैं वो देख लीजिए, जैसे खड़ी बोली जिसे आप कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर और बिजनौर आदि के क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो बोली है वो एक खड़ी बोली जिसे आप कौरवी भी कहते हैं। अवधी बोली जो है आपका ये अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद इन सभी ज़िलों में अवधी भाषा जो है बोली जाती है। बांगरू या फिर हरियाणवी जो है हरियाणा राज्य में बोली जाती है। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट्स है आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है। देखिए बोलियां जो है आपका क्या कह रहा है, बोली जाती हैं, मतलब बोली जाती है, कहने का मतलब ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोलियां हैं आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। 27 नंबर सवाल है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक, क्षेत्रीय व कार्यालयों संबंधित कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट वाले की लौकिक संस्कृति डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए लौकिक संस्कृति जो है आपका ये पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी की भाषा का उचित विकास क्रम है। तो ये हो जाएगा आपका पाली और प्राकृत। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, पाली और प्राकृत। समझिएगा, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी का विकास हुआ है। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है। तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। नेक्स्ट वाले आपके सामने सवाल कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है, तो ये हो जाएगा 1000 से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक के कार्यकाल को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल कहा जाता है। तो सी आंसर, राइट आंसर यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 से 500 ईस्वी तक रही या फिर ईसा पूर्व तक रही। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रही। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी से अब तक की रही। नेक्स्ट वाले आपके सामने, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी अपभ्रंश। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से हिंदी का विकास हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका अवहट्ट नहीं दिया गया है, तो अपभ्रंश राइट होगा। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? आपको बताना है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। देखिए ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, समझिएगा। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक आरक्षिक लिपि है। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, अक्षरात्मक, वर्णात्मक, इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है। तो अक्षरात्मक, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि होती है। कैथी जो है एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि ऐतिहासिक, जो इतिहास में की जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली कैथी लिपि है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में, जिसे बिहारी लिपि भी नाम दिया गया है। खरोष्ठी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहबाज खड़ी और मानसेरा में स्थित अशोक के अभिलेख में इसका नमूनतम जो नमूना है ये प्राप्त है। हिंदी भारत की डैश है, सही विकल्प का चयन करके वाक्य का पूर्ण करें। देखिए हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा, राजभाषा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास जो है ये किससे हुआ है, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सौरसेनी जो भाषाएं हैं इससे किसका किसका विकास है, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और गुजराती जो है आपका ये सौरसेनी से इसका विकास हुआ है। मागधी से जो है ये बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया है। अर्धमागधी से तो पूर्वी हिंदी है। महाराष्ट्र से तो ये मराठी हो जाएगी। प्रचंड से सिंधी, पैसाची से लहंदा और पंजाबी। तो यहाँ पे आपके जो हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के टॉपिक्स दिए गए थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आपकी अगली टॉपिक जो है आपका हिंदी व्याकरण एवं मौलिक ज्ञान के अंतर्गत, मतलब पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, वो है आपका हिंदी वर्णमाला। तो मैं पहले हिंदी वर्णमाला के सवालों को कंप्लीट करूँगा, मतलब आपकी सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो चुकी। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पहला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत है, भाषा की मूल इकाई क्या है। भाषा की मूल इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। भाषा की मूल इकाई जो है ध्वनि है, वी आंसर राइट हो जाएगा, ध्वनि। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक इकाई जो है ये वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई जो है उपवाक्य होती है और उपवाक्य से छोटी इकाई जो है पदबंध होती है। और पदबंध से जो छोटी इकाई होता है ये पद होता है। पद से भी छोटी इकाई जो है आपका ये अक्षर होता है और अक्षर से भी छोटी इकाई जो है आपका ये ध्वनि या वर्ण होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है क्या कहलाती है, वर्ण। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्ण। देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं जिसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अयोगवाद जो है आपके 2 होते हैं, अंक और आहा। 2 द्विगुण होते हैं जिसे आप उत्क्षिप्त भी कहते हैं, डढ़ है। और 4 संयुक्त होते हैं जिसे क्षैत्रिक, ज्ञा और स्रा। नेक्स्ट वाले कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा, देखिए वर्ण के जो भेद होते हैं ये हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर 2। वर्ण के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन सी, स्वर और व्यंजन। देखिए वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है। स्वर की बात की जाए कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ,
ये जो है आपका ये स्वर हो जाएंगे। व्यंजन जो है जिसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो आपके क च ट त प वर्ग के होते हैं। कहने का मतलब है क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, तो त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये जो आपके 25 वर्ण हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अंताष्ट जो है आपके होते हैं यार अलावा, और उसमें होते हैं सा सा साहा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 25 4 29 4 33 मतलब 33 आपके व्यंजन, और 11 जो है आपके ये हो जाएंगे स्वर। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि स का उच्चारण स्थान बताइए। स का उच्चारण स्थान, देखिए स का उच्चारण स्थान जो है आपका ये तालु होता है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा तालु। स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। समझिएगा, और यहाँ पे कुछ उच्चारण स्थान दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे तालु से आपके क्या क्या उच्चारित होते हैं, तो ई च वर्ग पूरा ये और स, ये जो है आपका, और स जो है और ई जो है ये भी आपका तालु से ही या फिर तालव्य से ही उच्चारित होता है। और च वर्ग में पूरा मतलब च छ ज झ और या, ये जो है आपके च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये पूरे तालु से होते हैं। दूसरा आपका कंठ या फिर जिसे आप कट्ठे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत आ अंक का वर्ग पूरा और हा, का वर्ग के अंतर्गत का खा ग घा और अंगा। देखिए दंत या फिर दांत से कौन कौन से होते हैं, तो त वर्ग पूरा त वर्ग के अंतर्गत आएगा त थ द ध न, ये आपका त वर्ग के अंतर्गत आएगा। और ला और सा, ये जो है आपके ये दंत के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य या फिर मूर्धा के अंतर्गत आपका आएगा री और रा और सा, ये जो है आपके ये मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। ट वर्ग पूरा आता है ठ ठ ड ढ ड़, ये जो है आपके ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और ये भी आपका मूर्धन्य में है। देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक भी डाउट ना बचे, हमारा मकसद ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि इसमें से कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से किस शब्द में रे व्यंजन नहीं है। देखिए अगर कहा जाए तो मात्र में आपका रे है, क्योंकि ता में आपका रा जुड़ा हुआ है, तो ता धन रा जो है आपका ये ता में रा जुड़ा हुआ है, तो ये मात्र में आपका रा है, तो ये तो आपका है। ठीक है, मूर्धा में अगर कहा जाए तो यहाँ पे आपका जो रैफे वाला रा है ये भी जुड़ा हुआ है, और क्रम में भी आपका ये रा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्रम में भी है, मूर्धा में भी है, मातृभूमि में है। लेकिन मातृभूमि में ये रा जो है ये रा नहीं होता है, ये री की मात्रा है, ये री की मात्रा है री की, तो मातृभूमि जो है आपका ये राइट हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा मातृभूमि। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 के द्वितीय पाली में सवाल पूछा गया था। देखिए समझिएगा, मातृभूमि शब्द में रे व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट वाले कि इसमें से कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए ड़ जो है आपका ये नासिका द्वारा उच्चारित होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। देखिए समझिएगा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर संयुक्ताक्षर। समझिएगा, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है या फिर संयोजित होता है तो उसे संयोगाक्षर में के रूप में जाना जाता है। जैसे छात्र ज्ञानश्रा, ये जो चार हैं आपकी संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णमाला में शामिल हैं। इनके विवरण की बात की जाए तो छा जो है आपका एक का और सा से मिलकर बना हुआ है, त्र जो है आपका ये ता और रा से मिलकर बना हुआ है, और ज्ञान जो है आपका जा और इया से मिलकर बना हुआ है, और सरा जो है आपका ये से और रे से मिलकर बना हुआ है। तो ये चार जो हैं ये आपके संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाले कि इसमें से तालव्य ध्वनि कौन सी है। 18/6/2018 के प्रथम पाली में पूछा गया है, तालव्य ध्वनि कौन सी है, बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, तालव्य ध्वनि जो है आपका यहाँ पे स हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। स जो है आपका तालव्य ध्वनि है। निम्नलिखित ध्वनियों के निम्नानुसार के बात करें, जैसे तालव्य के अंतर्गत, ये मैंने आपको शायद पहले बताया है, अब इसको नहीं बताएंगे। अगला है कि इसमें से कौन सा वर्ण अ घोष है। अ घोष जो होता है ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है आपका अ घोष होता है, और इसके अलावा तीसरा चौथा पाँचवा जो है आपका ये स घोष होता है। तो पहला दूसरा आपका अ घोष के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे क जो है आपका यही अ घोष हो जाएगा। का आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। देखिए समझिएगा, अ घोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन उत्पन्न नहीं होते हैं उन्हें अ घोष वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो है ये आपका अ घोष, इसके अलावा सा जो है आपका ये अ घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपका इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। स घोष वर्ण देख लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें स घोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा जो है आपका
आपका सघोष वर्ण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ये सवाल आपका 19 जून 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला दिया गया है नाम। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर वर्णमाला। देखिए, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को भी अक्षर कहते हैं। सर्वनाम क्रिया तो बाद में आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट है कि ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। तो ए जो है आपका ये कंठ और तालु। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। तो ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा कंठ और तालु। ऑप्शन सी राइट उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो या फिर कहा जाए जिसमें किसी की भी सहायता न ली जाए उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें स्वर कहते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर स्वर। आगे बढ़ते हैं, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान डैश है और वर्ग है। कहने का मतलब यह है कि ढ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ये कौन सा है और इसके अलावा ये किस वर्ग का है। ता वर्ग के अंतर्गत आएगा नहीं। अब देखिए ट ठ ड ढ यानी ट वर्ग के अंतर्गत चौथा वर्ण हो जाएगा। तो बी आंसर राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी राइट होगा। मूर्धन्य है। नेक्स्ट वाले की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है आपकी ये 11 है। व्यंजनों की संख्या 33 है। और इसके अलावा कहा जाए तो जो आपकी 4 हैं ये आपके हो जाते हैं मतलब संयुक्त अक्षर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है आपकी ये 11 हो जाएगी। मतलब ए आंसर राइट हो जाएगा। 11 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। देखो ज अ च ट और अ प ये जो है आपका पुल्लिंग है, लेकिन ई जो है आपका ये पुल्लिंग नहीं जबकि ये स्त्रीलिंग है। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। देखिए च वर्ग जो है आपका ये तालव्य के अंतर्गत आता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तालव्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तालव्य। नेक्स्ट सवाल देखिए द अ क स अ से मिलकर क्या बनेगा। देखिए द धन आय क धन स धन अ से मिलकर के अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे द धन अ मिलकर के आपका दा बनेगा। क और स मिलकर के आपका छ बनेगा और पीछे आपका जो है ये सहायता के लिए जोड़ दिया गया है। ये उपसर्ग हो जाएगा। तो सॉरी स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पे दक्ष जो है आपका ये बन जाएगा। ए आंसर राइट हो जाएगा दक्ष। आगे बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 28 जनवरी 2019 के सवाल में पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए समझिएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। वी आंसर राइट हो जाएगा व्यंजन। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए व्यंजन को अगर स्वर रहित दिखाना है तो इसके लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा हलंत। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है। देखिए री मात्रा का उपयोग किस में नहीं, क्रिया में री है, रिपु में रा तो है ही, सॉरी री मात्रा का उपयोग हुआ है ये कह रहा है ना। री मात्रा का उपयोग हुआ है ये पूछ रहा है। तो री का उपयोग जो है वृष्टि में हुआ है, ये आपका जो है री हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो वर्णमाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो चुका है। वर्णमाला के मात्र 20 क्वेश्चंस दिए गए थे जैसा आपको मैंने पहले बताया। तो ये वर्णमाला के टॉपिक आपके जो दिए गए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं आपकी अगली टॉपिक तत्सम और तत्व। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल ईडी एग्जाम की जी जान शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका भी टारगेट है इस बार इस सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम लेना, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल ईडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है जो कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपको जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। दाम इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए मात्र 39 रुपये की आपको मिल रही है। मेरे प्यारे भाई इसका दाम जो है 39 रुपये ये मात्र अभी के लिए रखा गया है। तो अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 इस पर व्हाट्सअप करके इस ई बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं। इस ई बुक को आप ले सकते हैं। तो नंबर एक बार नोट कर लीजिए 8948667652। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।
बाकी अगर आपको इसका डेमो पेज देखना है तो आप यहाँ से इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक तैयार की गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ख़ास बात ये है कि पूरी की पूरी ई बुक जो है आपकी इमेज और कलरफुल के साथ है। अगर आप एक बार बेहतरीन दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं। अगर है ज़रूरत तो केवल और केवल एक बार अच्छे से दिल दिमाग के साथ पढ़ने की। पूरे 418 पेज की ये ई बुक है मेरे प्यारे भाई। जितने भी टॉपिक हैं आपके ये सिलेबस वाइज दिए गए हैं और इसके अलावा इमेज और कलरफुल के साथ है ताकि पढ़ने में मज़ा आए। तो फिर देरी किस बात की, अभी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और 8948667652 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली टॉपिक, वो है आपका तद्भव तत्सम, जिसमें आपका पहला सवाल, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं कुछ बदलाव के साथ, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा कपूर। कपूर जो है आपका तद्भव हो जाएगा क्योंकि इसका जो तत्सम होता है ये कर्पूर होता है। तो कपूर जो है आपका ये यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। ए आंसर राइट हो जाएगा। समझिएगा, दिए गए शब्द या फिर दिए गए विकल्पों में से कपूर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द जो होगा ये कर्पूर होगा। पक्ष, मयूर और मानसिक जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, देखिए अचरज जो है आपका ये तद्भव शब्द है क्योंकि अचरज का जो तत्सम होता है ये आश्चर्य होता है। तो अचरज जो है आपका ये तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका जो तत्सम है ये आश्चर्य होगा। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा, आश्चर्य जो है आपका ये तत्सम हो जाएगा, अचरज जो है तद्भव हो जाएगा। अंधकार जो है आपका तत्सम हो जाएगा, अंधेरा जो है आपका ये तद्भव हो जाएगा। अंगरक्षक तत्सम शब्द है, अंगरखा जो है ये तद्भव शब्द है। आशा तत्सम है और आस जो है ये तद्भव है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। 23 नंबर सवाल है कि इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव 23 नंबर में अगर देखिए तद्भव की बात की जाए तो यहाँ पे प्यासा जो है आपका ये तद्भव हो जाएगा। इसका जो तत्सम हो जाएगा ये पिपासु हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्यासा है आपका तद्भव हो जाएगा। समझ लीजिए, प्यासा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पिपासु होगा। जबकि पाषाण, कंगन और पक्ष जो है आपके तत्सम शब्द हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बिना परिवर्तन यानी कोई भी परिवर्तन ना हो तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाएगा। वी आंसर राइट हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द इसमें कौन सा है। देखिए तद्भव शब्द इसमें से कहा जाए तद्भव। तद्भव जो है आपका ये माथा हो जाएगा क्योंकि इसका जो तत्सम होता है ये मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क जो है आपका ये हो जाएगा इसका तत्सम, और माथा जो है आपका ये तद्भव हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। समझिए, माथा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होगा ये मस्तक होगा। ग्राम, अश्रु, सूरी जो है आपके तत्सम शब्द हैं। इसके अगर तद्भव की बात की जाए तो ग्राम का जो तद्भव है गाँव होगा, अश्रु का जो तद्भव है ये आंसू होगा, सूरी का जो तद्भव है ये सूरज होगा। नेक्स्ट वाले की तद्भव शब्द बने हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में शामिल हुए हैं कुछ बदलाव के साथ। तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के साथ जो शामिल हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव। डी आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कहने का मतलब ये है कि ग्राम का तद्भव रूप आपको बताना है कि ग्राम का तद्भव क्या होगा। ये सवाल है कि ग्राम का तद्भव क्या होगा। देखिए ग्राम का जो तद्भव है गांव होगा। बी आंसर राइट हो जाएगा, गांव। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए, इसमें से आपको बताना है तत्सम कौन सा है। देखिए जो बंदर दिया गया है इसका जो तत्सम होगा ये वानर होगा। जो मोर दिया गया है इसका जो तत्सम होगा ये मयूर होगा। जो कान दिया गया है इसका जो तत्सम होगा ये कर्ण होगा। और जो निद्रा दिया गया है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा ये नींद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उन सही विकल्प का चयन कीजिए जो सही तद्भव शब्द है। मक्षिका का तद्भव आपको बताना है। मक्षिका का तद्भव आपको बताना है। मक्षिका का जो तद्भव हो जाएगा ये मक्खी हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा, मक्खी। आगे देखिए समझिए लीजिएगा। भौरा का जो है इसका जो तत्सम होगा ये भ्रमर होगा। मेढक का मंडूक होता है। नेक्स्ट है कि चतुष्पदी का तद्भव शब्द बताइए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बताइए चतुष्पदी का तद्भव रूप क्या होगा। चतुष्पदी का तद्भव रूप आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा चौपाई। जो चतुष्पदी है इसका जो तद्भव होगा ये चौपाई होगा। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि जालक का तद्भव आपको बताना है। जालक का तद्भव आपको बताना है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जालक का तद्भव जो हो जाएगा झरोखा हो जाएगा। तो जालक का तद्भव जो है झरोखा हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झरोखा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? देखिए चक्ष जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तत्सम तद्भव होगा ये आँख होगा। उष्ट जो है आपका ये भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा ये ऊँट होगा। दधि जो है आपका ये भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा ये दही होगा। लेकिन जो श्रृंगार है आपका ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा ये श्रृंगार होगा। तो यहाँ पे जो तत्सम होगा इसका ये श्रृंगार होगा, समझ लीजिए यहाँ पे ये है ना। वो मैंने श्रृंगार गलत लिखा था, इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट वाले कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर परिवर्तित नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? सवाल वही है कि कहने का मतलब है कि संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं बिना परिवर्तन के साथ, तो वो हो जाएंगे तत्सम। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर तत्सम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट है कि इनमें से तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तत्सम और तद्भव का कौन सा जोड़ा सही है? तत्सम और तद्भव, ठीक है। देखिए दधि जो है तत्सम है, दही इसका तद्भव है। उष्ट जो है आपका है तत्सम है, ऊँट जो है इसका तद्भव है। और श्रृंगार और श्रृंगार ये भी आपके तत्सम तद्भव है। नज़र और आँख जो है ये नहीं है। डी सी आंसर राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट होगा। क्योंकि ये जो नज़र है ये इसका तत्सम नहीं, इसका जो तत्सम होगा ये अक्षी होगा, अक्षी। नेक्स्ट वाले कि धूरी का मानक रूप शब्द क्या होगा? धूरी का मानक शब्द क्या होगा? धूरी कहते हैं ना कि बहुत धूल उड़ रही है, तो धूरी नहीं धूल होगा। डी आंसर होगा धूल। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव बताइए। आपको बताना है कि ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? ज्येष्ठ का तद्भव, तद्भव देखिए ज्येष्ठ का जो तद्भव होगा ये होगा बड़ा, क्योंकि ज्येष्ठ का मतलब जेठ होता है और जेठ जो है आपका है इसका मतलब होता है बड़ा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बड़ा। थोड़ा सा समझिएगा, ज्येष्ठ का सम्यक तद्भव शब्द जो होगा ये जेठ होगा। देवर का जो तत्सम होता है ये द्विवर, और छोटा का जो तत्सम होता है ये कनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है किंचित शब्द किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। कहने का मतलब है किंचित जो है आपका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपको बताना है किंचित। किंचित का मतलब होता है कुछ। राइट उत्तर होगा सी आंसर, यहाँ पे कुछ, ऑप्शन सी राइट होगा। तो यहाँ पे आपके तीसरे टॉपिक भी कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपका दिया गया था तत्सम और तद्भव, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो पहले टॉपिक मैंने कंप्लीट किया हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं कंप्लीट। दूसरी टॉपिक मैंने कंप्लीट किया वर्णमाला। तीसरी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तत्सम तद्भव। अपनी अगली टॉपिक है वो है पर्यायवाची। लंबी चौड़ी टॉपिक है, पूरे 95 सवाल हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक बन जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला सवाल रखते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 में पूछा गया है। समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे आपको ये बताना है कि नियत का जो नियत का जो पर्यायवाची होगा ये क्या होगा? नियत का पर्यायवाची, नियत ना तो इच्छा ना गरीब ना ही तरफ। राइट होगा निश्चित। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर निश्चित। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा निश्चित। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा? सखा का पर्यायवाची आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर मित्र। मित्र जो है सखा का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? देखिए कहा जाए वारी, देखिए समझिएगा, कहा जाए वारी तोय और सलिल, ये जो है आपके ये जल के पर्यायवाची हैं। तो वारी तोय और सलिल जो है आपका ये जल का पर्यायवाची है, जबकि वात जो है आपका ये जल का पर्यायवाची नहीं है, वायु का पर्यायवाची या फिर हवा का पर्यायवाची है। अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। दुविधा, दुविधा, दुविधा का जो सही समानार्थी शब्द होगा ये क्या होगा? दुविधा का सही समानार्थी शब्द आपको बताना है। दुविधा कहते हैं ना कि बड़ी दुविधा आ गई है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो धर्म संकट। ए आंसर राइट होगा धर्म संकट। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, अगला सवाल है आपके सामने पत्थर। पत्थर का आपको सही समानार्थ वाला शब्द बताना है या फिर पत्थर का पर्यायवाची आपको बताना है। पत्थर का जो पर्यायवाची होगा ये पाषाण होगा। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर पाषाण।
आगे बढ़ते हैं, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त यानी गलत। देखिए, उपयोगी का मतलब उपादेय और इष्टकर, क्या यह सही है? ये बिल्कुल सही है। काक का सारंग और मायूर, ये गलत है। पुष्कर का जलाशय ताल और भूमि का मही धरा, सही है, क्योंकि काक का मतलब जो होता है आपका ये कौवा होता है, और यहाँ पे जो आपका ये दिया गया है सारस और मयूर, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, अंधकार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंधकार। देखिए समझिएगा, तमस के जो अन्य पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं वो है आपका तमिसा, तम, ध्वांत, अंधेरा, ये जो है तमस के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द नहीं है? चतुर का इसमें से कौन सा एक समानार्थी शब्द नहीं है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, खुदगर्ज। खुदगर्ज नहीं है। देखिए, हाजिर, जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि, ये है, खुदगर्ज नहीं है। समझिएगा, चतुर शब्द का समानार्थी शब्द खुदगर्ज नहीं है। चतुर के जो पर्यायवाची हैं वो हैं आपके प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विदग्ध, हाजिर, जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि, ये जो है चतुर के पर्यायवाची हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द किसमें नहीं है? देवता का पर्यायवाची आपको बताना है कि किसमें नहीं है। देखिए, राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, सुर, अमर, देव, ये देवता के पर्यायवाची हैं। सुधाकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर जो है मेरे प्यारे भाई चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची यहाँ पर आप देख लीजिए। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची आप देख लीजिए, सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक, ये जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। देवता के पर्यायवाची देख लीजिए, देव, सुर, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, ये जो है देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। कहने का मतलब है कि पक्षी का पर्यायवाची किसमें नहीं है? देखो, कहा जाए नभचर, खग और अंडज, ये जो है आपके पक्षी हैं, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। पंकज जो है पक्षी नहीं, ये कमल का पर्यायवाची होता है, तो पंकज जो है पक्षी का नहीं, कमल का होता है। ए आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? देखिए, अब यहाँ पे देखिए, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। आग, अग्नि, अनल, ये भी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये गलत है। सी आंसर राइट हो जाएगा, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट वाले आपके सामने है कि क्षण प्रभा का पर्यायवाची बताइए। क्षण प्रभा का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी यूपीएसआई मृतक आश्रित में पूछा गया है। देखिए, क्षण प्रभा का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये हो जाएगा वी आंसर, बिजली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, बिजली की जो अन्य पर्यायवाची हैं वो देख लीजिए, जैसे चपला, चंचला, दमिनी, सौदामिनी, तड़ित और विद्युत, ये जो है ये बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित और विद्युत। नेक्स्ट है कि विघ्न का समानार्थी शब्द बताइए। विघ्न का सही समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? विघ्न का सही समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? देखिए, विघ्न का सही समानार्थी शब्द जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा बी आंसर, अंतराय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अंतराय। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? देखिए, वायु की बात की जाए तो इसमें कौन सा है, देख लीजिए। वायु का समानार्थी शब्द देख लीजिए, जैसे समीर, अनिल, मारुत, ये जो है आपके वायु के समानार्थी शब्द हैं। समर जो है वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए, वायु जो है इसका समानार्थी शब्द समर नहीं है। शेष सभी शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। समर का आशय जो होता है युद्ध होता है, तो समर का जो पर्यायवाची होगा ये किसका पर्यायवाची है? ये युद्ध का पर्यायवाची है। समर जो है युद्ध का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची समर या फिर युद्ध के वो कौन कौन से देख लीजिए। युद्ध, रण, जंग, ये जो है ये समर या फिर कहा जाए युद्ध के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा है? कहाँ दिमाग चला गया भाई? थोड़ा सा पानी पी ले तभी दिमाग आएगा। हाँ, तो बताओ कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी या फिर पर्यायवाची है? राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, अंशु। ए आंसर नहीं, डी आंसर। अंशु जो है इसका नहीं, अंशु सूर्य का है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। इंदु जो है आपका ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, समझ लीजिए। यहाँ पे चंद्रमा का जो समानार्थी शब्द है ये इंदु हो जाएगा। अंशु और रश्मि जो है किरण के पर्यायवाची हैं, तो अंशु और रश्मि जो है ये किरण के पर्यायवाची हैं, किरण। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन कौन सा है? तो सोम, सुधांशु, द्विजरज, विधु, मयंक, मृगांक, हिमकर, राकेश, ये जो है चंद्रमा के अन्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है कि नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अगर कहा जाए यहाँ पे नारी का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है तो देख लीजिए, वनिता, रमणी और कामिनी, ये जो है आपके नारी के पर्यायवाची हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्त, पिताजी का कॉल आ गई थी। देखिए नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है ना, तो वनिता, रमणी, कामिनी है, विनीता नहीं है भाई। विनीता तो नाम हो जाता है किसी का, है ना, वनिता होता है, विनीता नहीं होता। तो डी आंसर गलत है। नेक्स्ट है, देखिए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। सुधा, सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। राइट उत्तर होगा सी आंसर अमृत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अमृत। अगला है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, छानबीन, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट वाले कि इनमें से कौन सा कोकिल का समानार्थी नहीं है। कोकिल का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आंसर आप बताना। कोकिल का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है। देखिए पीक, कोयल, श्यामा, ये कोकिल या फिर कोयल का पर्यायवाची या फिर कहा जाए समानार्थी है। मधुकरी जो है ये नहीं है, बी आंसर राइट होगा मधुकरी। देखिए मधुकर या फिर भिक्षाटन ये कोयल का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष तीन शब्द पीक, कोकिल और श्यामा कोयल के समानार्थी हैं। कोयल के अन्य पर्यायवाची जैसे वसंत दूत, परभृत और मदन सलाका, कलघोष, ये जो हैं ये कोयल के अन्य पर्यायवाची हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है वसंत दूत, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी या फिर जो सौमित्र है ये किसका पर्यायवाची है। ये हो जाएगा लक्ष्मण का, ए आंसर राइट हो जाएगा लक्ष्मण का, ए आंसर राइट हो जाएगा। देखिए सौमित्र का जो सौमित्र का आशा है ये सुमित्रा का पुत्र अर्थात लक्ष्मण। लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची लखन, शेषावतार, रामानुज, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र, ये जो है लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं। भीम के पर्यायवाची की बात की जाए तो भीम के पर्यायवाची भीषण, भयानक, डरावना, भयंकर, ये जो भीम के पर्यायवाची हैं। अर्जुन के पर्यायवाची की बात की जाए तो अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय, गुडाकेश, पार्थ और सब्यसाची, ये अर्जुन का पर्यायवाची है। राम के पर्यायवाची देख लीजिए राघव, रघुवीर, अवधेश, अवधनरेश, सीतापति, रघुनंदन, पुरुषोत्तम, ये जो है ये राम के पर्यायवाची हो जाएंगे। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा चुनिए, मतलब गलत कौन सा है। देखिए बादल और नीर यही गलत है। केस, बाल और द्रव्य वित्त और केला, कदली सही है। बादल, नीर, बादल जो है अलग है, नीर जो है अलग है। नीर जो है जल या फिर पानी का होता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि घर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। घर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो उरग नहीं है, ना तो अनल है, ना वात है। राइट होगा सी आंसर आल है। आल जो है आपका ये घर का पर्यायवाची होता है, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा जाए तो विधु, शशि, चांद, ये जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सूत जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता। सूत का जो पर्यायवाची या फिर अर्थ होता है ये सारथी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी या फिर पर्यायवाची नहीं है। देखिए समझिएगा यहाँ पे वागीश्वरी, शारदा और वाणी, ये जो है आपका ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है। सुधी जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। सुधी जो है मेरे प्यारे भाई ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, ये पंडित का पर्यायवाची है। तो सुधी जो है आपका ये पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है, ये पंडित का है। पंडित के अन्य पर्यायवाची जैसे विद्वान, कोविद, बुध, धीर, विज्ञ, विलक्षण, ये जो है पंडित के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थ प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, या फिर कहा जाए कि इसमें से कौन सा रक्त का पर्यायवाची नहीं है। देखिए रक्त के पर्यायवाची इसमें कौन से नहीं है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे देखा जाए रिपु, रिपु नहीं, यहाँ पे कहा जाए लहू और रुधिर और सूर्य, तो ये जो है आपके ये रक्त के पर्यायवाची हैं। रिपु जो है ये नहीं है, ए आंसर राइट हो जाएगा। रिपु ये नहीं, रिपु जो है आपका ये हो जाता है बैरी या दुश्मन का। समानार्थी शब्द के अर्थ पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यमुना का पर्यायवाची आपको बताना है किसमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कहा जाए तो कालिंदी तो है लेकिन तटिनी और ये नहीं है। अम्बुद ये नहीं है। कालिंदी, कृष्णा और सूर्य सुता, तो ये आपका राइट हो जाएगा। कालिंदी, कृष्णा और सूर्य सुता, सी आंसर राइट होगा। तटिनी नहीं है, तटिनी नदी का हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है, या फिर वृषभानुजा जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है।
राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर राधा जी का। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा राधा। देखिए समझिएगा, राधा का जो अन्य पर्यायवाची है वो देख लीजिए। राधा के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो आप देख लीजिए। राधा के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो देख लीजिए, हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, ब्रजभानुजा, और ये जो है आपके ये राधा का पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, ब्रजभानुजा। सीता जी का पर्यायवाची देख लीजिए, जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया, ये सीता का पर्यायवाची हो जाएगा। पार्वती का तो गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी, ये जो है ये पार्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तरंग का सही समानार्थी शब्द इसमें कौन सा है? तरंग या फिर कहा जाए लहर, तो ये ऊर्मी हो जाएगा। वी आंसर राइट हो जाएगा ऊर्मी। देखिए तरंग का सही समानार्थी शब्द ऊर्मी होता है। तुरंग जो है इसका मतलब क्या होता है, ये होता है घोड़ा। तो तुरंग का मतलब क्या होता है, घोड़ा। केकी का जो समानार्थी शब्द है ये होता है कोयल। तो कोयल को केकी कहा जाता है। और अटवी जो है ये कहा जाता है जंगल, या फिर कानन या विपिन को या कांतर को। ये हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अंगना का समानार्थी बताइए। आपने पढ़ा होगा अंगना यानी वीरांगना, वीरांगना, वीरांगना कहते हैं ना। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका सी आंसर स्त्री, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला आपके सामने दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द आपको बताना है इसमें से कौन सा है। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका साक्षात, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साक्षात। अगला है कि सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर मुस्तैदी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मुस्तैदी। अगला है कि मखाना शब्द का सही समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा? मखाना का सही समानार्थी बताना है। राइट हो जाएगा ताल मखाना, ए आंसर राइट हो जाएगा ताल मखाना। मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू क्लास अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि अपनी इस क्लास का कोई टाइम ही फिक्स नहीं होता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। तो इस वजह से मेरे प्यारे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अगर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो प्लीज़ जो भी हमारे प्यारे भाई बहन तभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला है कि प्रतिष्ठा का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का इसमें से आपको बताना है पर्यायवाची या फिर समानार्थी। प्रतिष्ठा का मतलब हो जाता है सम्मान। कहते हैं ना कि तुम्हारी तो कोई मान प्रतिष्ठा है ही नहीं। तो देखिए प्रतिष्ठा के जो पर्यायवाची हैं वो देख लीजिए यहाँ पे, विख्यात, विक्षुत, इसके अलावा जो आपका ननवार है, नामी, प्रतिष्ठित, ये जो है ये आपके प्रतिष्ठित या फिर कहा जाए ये मतलब सम्मान के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से मनोहर का सही समानार्थी बताइए। मनोहर का मतलब होता है सुहावना। कहते हैं ना कितना मनोहर दृश्य है या कितना सुहावना दृश्य है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मनोहर के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे मनोरम, ये मनोहर का ही पर्यायवाची है। रम्य, रुचिर, रमणीय, चारु, ललित और ललाम, ये जो हैं, और इसके अलावा कलित, ये जो है आपके ये मनोहर के ही पर्यायवाची या सुहावने के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? पराजय और माला का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? पराजय यानी कि हार। तो बी आंसर राइट हो जाएगा हार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का सही समानार्थी शब्द बताइए। मंतव्य का सही समानार्थी या फिर मंतव्य का पर्यायवाची आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका सम्मति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सम्मति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से उत्कंठा के सही समानार्थी शब्द बताइए। उत्कंठा का सही समानार्थी शब्द बताइए। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका उत्सुकता और अभिलाषा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा उत्सुकता और अभिलाषा। नृप, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का सही समानार्थी शब्द है? नृप। नृप का मतलब होता है ये हो जाता है भूप और महीप। तो ये नृप जो है आपका राजा या भूप या महीप का पर्यायवाची होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा भूप और महीप। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? अब गलत आपको बताना। देखिए पहला देखिए बादल का, मेघ, वायु, समीर, ये गलत है। मेरे प्यारे भाई मेघ जो है बादल का होता है, लेकिन वायु और समीर नहीं होता, ये गलत है।
युद्ध का रण संग्राम समर, सही है। सहजर का संगी साथी दोस्त, ये सही है। मत्स्य का मछली मीन मकर, ये सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया है, क्योंकि मेघ जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है, लेकिन वायु और समीर जो है आपका ये हवा का पर्यायवाची होता है, ये बादल का नहीं होता। तो ए आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि तरंग जो है आपका लहर का है और तुरंग जो है घोड़ा का है। तो बी आंसर राइट होगा, घोड़ा। तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द है। घोड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, जैसे वज्जी, घोटक, अश्व, है, ये जो है घोड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली के पर्यायवाची दामिनी, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी और धनवल्ली, ये जो है ये बिजली के पर्यायवाची हैं। सरिता या फिर नदी का पर्यायवाची देख लीजिए, नदी, तटिनी, तरंगिणी, वाहिनी, निम्नगा, ये जो है आपके नदी के पर्यायवाची हैं। लहर के पर्यायवाची देख लीजिए, तरंग, लहरी, कल्लोल, ऊर्मी, बीच, हिल्लोल, ये जो है तरंगी के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? जल का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब गलत कौन सा दिया गया है, जल का इसमें गलत कौन सा है? देखिए पहला देखिए, नीर, अम्बु, पानी, ये जो है जल के पर्यायवाची। नल जो है जल का नहीं होता, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाथी का, देखिए समझिएगा, हाथी का दंती, करी, हस्ती है। हस्त जो है हाथ का है, हस्त जो है हाथ का है, ना कि हाथी का। तो ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? आविर्भाव का समानार्थी शब्द या फिर कहा जाए आविर्भाव का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? 81 नंबर सवाल, बताइए राइट उत्तर क्या होगा? आविर्भाव का समानार्थी ये हो जाएगा अवतरण। वी आंसर राइट हो जाएगा, अवतरण। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? योगदान शब्द का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है? देखिए, हाथ बटाना, सहयोग और हित, ये है योग, दीक्षा नहीं है। डी आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा नहीं है? नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा नहीं है? देखिए, अगर कहा जाए यहाँ पे तो नौका, डोंगी और तरी, ये जो है नाव का पर्यायवाची या समानार्थी है। और जो ये तरुणी है ये नहीं है। समझिए, तरुणी जो है आपका ये नहीं है, क्योंकि तरुणी जो है ये युवती या नारी या फिर कहा जाए यौवनवती या रमणी या फिर नवयुवती का पर्यायवाची है, तो तरुणी नहीं है। अगला आपके सामने चांदनी का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा नहीं है? चांदनी का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा नहीं है? देखिए, चमक, ज्योत्सना, रोशनी, ये चांदनी का समानार्थी है, बिजली नहीं है। ए आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट वाले आपके सामने दिए गए शब्द में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? बादल का समानार्थी या फिर बादल का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? देखिए, अम्बुज, जलज और नीरज जो है आपके ये हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची, और अम्बुद जो है आपका ये बादल का है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल के पर्यायवाची में अगर द लगा दिया जाए तो वो बादल का है, धा लगा दिया जाए तो आपका वो समुद्र का है, और जय लगा दिया जाए तो वो आपका कमल का हो जाता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। नवनीत शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? नवनीत शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताज़ा मक्खन। देखिए, नवनीत का जो पर्यायवाची है ताज़ा मक्खन होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए समझिएगा, नवनीत का जो समानार्थी शब्द है ये ताज़ा मक्खन होगा। मक्खन के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो दधिसार और माखन, तो दधिसार और माखन जो है ये मक्खन के ही पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसको आपको बताना है। देखिए यहाँ पे बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, दांत का दंत और रदन ये सही है, झंडा का ध्वज और पताका ये सही है, चांद का राकेश और शशि ये सही है, लेकिन जो कमल है इसका अम्बु और आब ये गलत है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का सही समानार्थी शब्द है? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का सही समानार्थी शब्द है? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का सही समानार्थी शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कली। कली का जो सही समानार्थी शब्द है ये मुकुल हो जाएगा। समझिए, मुकुल का सही समानार्थी शब्द जो है कली होता है। शेष तीन जो है गलत हैं। कली के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे कोपल, कलिका, जालक, कोरक, ताम्र पल्लव, ये जो हैं ये मुकुल के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का सही समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया का आपको विकल्प बताना है। काया का जो पर्यायवाची है कौन सा है? भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, गात।
गात जो है काया का जो है समानार्थी या फिर कहा जाए पर्यायवाची होता है। डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे शरीर, देह, वदन और तन और वपु, ये जो है काया के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला है कि कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर क्रोध। तो कोप और रोष जो है क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए समझिएगा, क्रोध के पर्यायवाची कोप, गुस्सा, अमर्ष, रीस, ये जो है आपकी कोप के पर्यायवाची हैं। हर्ष के पर्यायवाची की बात करें तो आनंद, प्रसन्नता, खुशी, आमोद, आह्लाद, ये जो है ये हर्ष या फिर कहा जाए खुशी के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी शब्द आपको बताना है। गेह का समानार्थी शब्द आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका सदन, भवन, निकेतन। डी आंसर राइट हो जाएगा, सदन, भवन, निकेतन, ये जो है आपके गेह के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो। जो अलग दिया गया है, जो अलग विकल्प है वो देख लीजिए। अंधेरा का जो है तम, तमस और तिमिर और ध्वांत। सोना का कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक, सुवर्ण। समिति का सभा, परिषद, गोष्ठी, संघ, संस्था और मंडली, ये जो हैं ये आपके हो जाएंगे सभा या फिर समिति के पर्यायवाची। चलिए अगला है कि आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आमोद का समानार्थी, आमोद जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। आमोद, हर्ष, खुशी, आह्लाद, ये जो है आपके ये खुशी के ही हैं। तो डी आंसर राइट हो जाएगा हर्ष। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्रता, नम्रता का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर विनीत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा विनीत। दिए गए विकल्पों में से फितरत शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? फितरत, फितरत का सही समानार्थी शब्द आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए। फितरत का सही समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची आपको बताना है फितरत। देखिए फितरत का जो सही समानार्थी या पर्यायवाची स्वभाव होता है। राइट उत्तर होगा यहाँ पे आपका वो होगा स्वभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म करने के लिए रामबाण ई बुक आ चुकी है। पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग कंप्लीट मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। मात्र 39 रुपये की ये ई बुक मिल रही है। खास बात ई बुक कलर और इमेज के साथ है और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो दिल दिमाग के साथ अच्छे से पढ़ने की। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपको इस ई बुक के फ़ायदे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? देखिए समझिएगा, अतुल का समानार्थी नहीं है मतलब अतुल का पर्यायवाची नहीं है। मेरे प्यारे भाई, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल का समानार्थी नहीं है मतलब अतुल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अतुल का मतलब क्या होता है? अतुलनीय, जिसकी तुलना की न की जा सके उसे आप क्या कहते हैं? अतुल। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, अनुपम यानी कि जिसकी उपमा ना की जा सके उसे आप क्या कहेंगे? अनुपम। तो अनुपम जो है अतुल का पर्यायवाची हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। अनोखा और अपूर्व ये भी है, जिसकी कोई आशा ना की गई हो मतलब उसे अपूर्व कहेंगे। अनल जो है ये अतुल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनल जो है आपका ये आग का पर्यायवाची होता है, तो अनल नहीं होगा। बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से चीड़ शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? चीड़ शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? मतलब चीड़ का सही पर्यायवाची आपको बताना है। चीड़ का पर्यायवाची, चीड़, चीड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र। वस्त्र जो है चीड़ का सही समानार्थी या फिर पर्यायवाची हो जाएगा। दिया गया ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से जंगल शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? जंगल शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? फटाफट बताइए राइट उत्तर क्या होगा। देखिए जंगल का जो सही समानार्थी होगा वो होगा अरण्य। वी उत्तर राइट हो जाएगा अरण्य। नेक्स्ट है आपके सामने कि सुयस का पर्याय बताइए या फिर सुयस का पर्यायवाची बताइए। 98 नंबर सवाल है कि सुयस का पर्यायवाची बताइए या फिर पर्याय बताइए। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, सुकीर्ति। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुकीर्ति। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कह रहा है समझिए। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि वसुधा शब्द का सही अर्थ बताइए या फिर वसुधा का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची होगा धरती। डी आंसर राइट होगा धरती। देखिए वसुधा शब्द का अर्थ होगा धरती। वसुधा के अन्य समानार्थी शब्द भू, अचला, मेदिनी, मही, धारिणी ये सब हैं।
दिए गए विकल्प में से लघु शब्द का सही समानार्थी शब्द या फिर विकल्प कौन सा है? लघु, लघु का सही समानार्थी या फिर सही विकल्प कौन सा होगा? बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लघु। मेरे प्यारे भाई लघु का मतलब होता है छोटा। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लघु। न्यून, थोड़ा, हल्का, ये भी लघु के ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? केहरी शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? कहने का मतलब है कि केहरी जो है किसका पर्यायवाची होगा? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केसरी। ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए केसरी शब्द का आशय क्या होता है? सिंह होता है। इसके समानार्थी शब्द शेर या फिर कहा जाए केहरी या केसरी होते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का सही पर्यायवाची बताइए। गोष्ठी का सही पर्यायवाची बताइए या फिर गोष्ठी का समानार्थी शब्द बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सभा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सभा। अगला आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कानन। देखिए कानन, जंगल, वन, अरण्य, विपिन, ये सब जो हैं आपके ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं। तो राइट उत्तर होगा आपका दिया गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? राइट उत्तर हो जाएगा आपका प्रत्युत्तर। राइट उत्तर होगा ए आंसर प्रत्युत्तर जो है ये प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? भाल का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? भाल का सही समानार्थी शब्द या फिर कहा जाए पर्यायवाची कौन सा होगा? राइट उत्तर होगा वी आंसर मस्तक। ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए मस्तक के अन्य पर्यायवाची ललाट, कपाल, माथा, पेशानी ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अकुलाना का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अकुलाना यानी कहते हैं ना कि बहुत अकुला रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा आकुल है, व्याकुल है ना। तो ये राइट क्या हो जाएगा आपका? व्याकुल होना। डी आंसर राइट होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो सही समानार्थी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि विचित्र का इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब विलोम कौन सा, सॉरी विचित्र का जो समानार्थी है ये कौन सा नहीं है, पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए विचित्र का कहा जाए विलक्षण और विचित्र का कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो अनूठा और रहस्य होता है। रहस्य भिन्न होता है, रहस्यमय नहीं होता। सी आंसर राइट होगा। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों से किशोर का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? किशोर का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? किशोर का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? राइट उत्तर होगा डी आंसर तरुण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा तरुण। युवा, युवक, जवान, नौजवान, नवयुवक ये भी किशोर के ही पर्यायवाची हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है बताइए मेरे प्यारे भाई। देखिए नदी का पर्यायवाची की बात की जाए इसमें से तो जो तटिनी है, सरिता है, नद्य है, ये है। ऊषा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। डी आंसर राइट होगा। देखिए प्रस्तुत विकल्प में ऊषा नदी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि भोर के लाल सूर्य के लिए उदय के समय को ऊषा काल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समानार्थी नहीं है। उच्च श्रृंखल के जो समानार्थी नहीं है वो कौन सा नहीं है? देखिए राइट उत्तर हो जाएगा आपका भुक्खड़। भुक्खड़ नहीं है, जबकि निरंकुश, उद्दंड, आखंड है, अक्खड़ है, निर्भुक्खड़ नहीं है। देखिए राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विप्र का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? विप्र का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? विप्र। विप्र का सही समानार्थी शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ब्राह्मण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए सरोवर के पर्यायवाची शब्द की बात की जाए यहाँ पे तो आपका जो तड़ाग है और इसके अलावा जो सर है और जलाशय है ये सरोवर के पर्यायवाची हैं। सतदल जो है सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सतदल। देखिए सरोवर के पर्यायवाची की बात की जाए मेरे प्यारे भाई, एक मिनट। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सतदल के पर्यायवाची तो देख लीजिए, पहले यहाँ पे सतदल नहीं है। देखिए तालाब, तड़ाग, सर, ताल और पुष्कर ये जो हैं ये आपके तालाब के पर्यायवाची हो जाएंगे, और जो सतदल है ये आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? लक्ष्मण का अन्य पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है बताइए? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रा पुत्र। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका सुमित्रा पुत्र। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से क्लिविस का सही समानार्थी शब्द चुनिए। क्लिविस का सही समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? क्लिविस का सही समानार्थी शब्द इसमें से वो है पाप। सी आंसर राइट होगा। इसके अन्य समानार्थी दोष, अपराध, छल, कपट ये भी हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्प में से एसला का सही समानार्थी शब्द चुनिए। एसला का सही समानार्थी शब्द बताइए। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? एसला का सही समानार्थी शब्द राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर अभिलाषा। ए आंसर राइट होगा। देखिए इसके अन्य पर्यायवाची बात करें तो इच्छा, कामना, चाह, चाहत, इप्सा, इच्छा, इहा, आकांक्षा, आकांक्षा ये जो है इसके अन्य पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्प में से ऊर्जा का सही समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा।
राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर शक्ति, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची जैसे शक्ति, बल, सामर्थ्य, जोर, क्षमता, ताकत, ये भी ऊर्जा के ही अन्य समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है कि पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर, पुष्कर जो है आपका सरोवर का पर्यायवाची है या फिर तालाब का पर्यायवाची है, डी आंसर राइट होगा। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल जो है किसका पर्यायवाची है? जटिल, जटिल, जटिल जो है आपका ये हो जाता है पेचीदा। कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा, कहते हैं बहुत ही पेचीदा सवाल है ना, तो पेचीदा जो है आपका ये जटिल का अर्थ होता है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। बोध शब्द का समानार्थी शब्द मतलब बोध का पर्यायवाची बताइए। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अनुभूति, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि सरसिज शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नलिन। नलिन जो है सरसिज का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला सवाल है कि रतिपति शब्द का पर्यायवाची बताइए। रतिपति जो है किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। माफ़ कीजिए, ए नहीं सी होगा, क्योंकि यहाँ पे रतिपति लिखा है, मुझे लगा कि रकापति लिखा है। रतिपति जो है आपका ये होता है कामदेव का पर्यायवाची, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? रति, और रति का पति मतलब ये हो जाएगा कामदेव का पर्यायवाची, और कामदेव को पंचसर कहा जाता है, तो सी आंसर राइट होगा। ठीक है, निशाचर नहीं, पंचसर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए, जो कामदेव हैं इनके पर्यायवाची रतिपति हैं। अन्य पर्यायवाची देखिए कंदर्प, मदन, अनंग, मदमस, ये भी इन्हीं के पर्यायवाची हैं। विपिन शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? फिर विपिन का सही समानार्थी शब्द बताइए। विपिन, विपिन का जो सही समानार्थी शब्द है ये है जंगल, जंगल, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कानन, तो डी आंसर राइट होगा आपका। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है, या फिर कहा जाए सुधाकर जो है किसका पर्यायवाची है? बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुधाकर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चांद का ऑप्शन वो भी राइट होगा। समझिए, धरती का समानार्थी शब्द धरा, भू, मही, धरणी हो जाएगा। हवा का पवन, वात, अनिल हो जाएगा। रात का हो जाएगा निशा, रैन, रात्रि। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। शरीर का सही समानार्थ या फिर शरीर का पर्यायवाची आपको बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28 जनवरी 2019 के प्रथम पाली में सवाल ये पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर कलेवर। कलेवर जो है शरीर का पर्यायवाची हो जाएगा। बीटअप जो है इसका पर्यायवाची वृक्ष होता है। पद्मा जो है आपका ये सरस्वती का पर्यायवाची हो। महिला जो है स्त्री का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी या फिर या कहा जाए पर्यायवाची नहीं है? नदी का समानार्थी या फिर पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर वारी। वारी नहीं है, जबकि सरिता, निर्झरिणी और तटिनी ये है। वारी जो है नहीं है। वारी जो है ये पानी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्प में से भुजंग शब्द का समानार्थी बताइए। भुजंग शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा? भुजंग। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर सर्प और नाग जो है भुजंग का पर्यायवाची है। समझिएगा, भुजंग के समानार्थी शब्द सर्प और नाग हो जाएंगे। पर्वत का जो यहाँ पे दिया गया है ये हो जाएगा आपका शैल और भूधर। इसके अलावा कहा जाए पहाड़ और नाग, ये भी आपका होता है। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई दूध और पय और गोरस जो है आपका क्षीर का पर्यायवाची हो जाएगा, तो क्षीर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपके जो पर्यायवाची शब्द हैं ये भी कंप्लीट कर दिए हैं। अगली टॉपिक जो होगी आपका ये होगा विलोम। विलोम के बाद जो भी टॉपिक दिए गए होंगे आपके सिलेबस में वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये आज की हमारी जो मेहनत है आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे भाई ये मैंने 4 टॉपिक आपके इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगली 4 टॉपिक मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और अगली 4 टॉपिक आपको किस पे चाहिए या फिर आपको जो भी कमज़ोर हो आप बताइएगा, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। वो अगली 4 टॉपिक आपकी मैं लेकर आऊँगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। PDF में टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।